नमस्कार, आप देख रहे हैं सर्वहित भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ पूजा सहानिया। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी बहुत ही खास शख्सियत से मिलाने वाले हैं जिन्होंने समाज के लिए बहुत काम किया है, जिनका एनजीओ है यथार्थ के सारथी। इन्होंने महिलाओं को लेकर बहुत काम किया है, युवाओं को लेकर काम किया है और खुद ये आम आदमी पार्टी में सांस्कृतिक महिला प्रकोष्ठ हैं। तो सबसे पहले मैम, आपका स्वागत है सर्वहित भारत समाचार पर। थैंक यू सो मच। सर्वहित समाचार न्यूज़ की तरफ से आप लोग आए हैं और आपके माध्यम से ही समाज में जो है जागरूकता बढ़ती है, समाज में जो हम अच्छे काम करते हैं सामाजिक, उनको प्रोत्साहन मिलती है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, पहला सवाल महिलाओं को लेकर ही, आप क्या सोचती हैं कि महिलाएं आगे बढ़ रही हैं लेकिन कहीं ना कहीं आज भी समाज में महिलाओं को वो दर्जा नहीं मिल पाया जो एक्चुअल में मिलना चाहिए? पूजा जी, मैं बताना चाहूँगी कि महिलाएं अपने दम पर आगे तो बढ़ रही हैं, मगर सामाजिक तौर पर उन्हें वो स्थान नहीं मिल पा रहा है। एक्चुअली होता क्या है कि जब महिलाएं बाहर निकलती हैं तो सबसे पहले उनकी जो लड़ाई होती है वो खुद से होती है, खुद को डिसाइड करना होता है कि हमें बाहर निकल के काम करना है। फिर सेकंड लड़ाई जो होती है वो परिवार से होती है। कभी कभी परिवार सहमति नहीं जताता है कि आप इस प्रोफेशन में जाइए या उस प्रोफेशन में जाइए। और तीसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लड़ाई होती है वो होती है समाज से। जब महिलाएं समाज में निकलती हैं तो उन्हें बहुत विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले तो लिंग भेद बहुत होता है कि ये महिला है तो ये उच्च पद पर कैसे आसीन हो सकती हैं। महिलाओं को ईगो प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है पुरुषों से। दूसरा, महिलाओं के समक्ष जब समस्याएं आती हैं कि उनका जो उत्पीड़न होता है, उत्पीड़न को हम किसी भी प्रकार से ले सकते हैं, या शारीरिक उत्पीड़न हो, मानसिक उत्पीड़न हो, किसी भी तरीके से, और वो जब उसकी शिकायत करने के लिए अपने अधिकारों की रक्षा हेतु जब थाने में जाती हैं तो उनकी वहाँ पर सुनवाई नहीं होती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगी कि मेरे पास डेली कंटिन्यूटी में, क्योंकि हम 3 साल से सामाजिक कार्य कर रहे हैं, महिला सशक्तिकरण की मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं, डेली 5-6 कॉल मेरे पास महिलाओं की आ जाती हैं कि मैम हमारे हस्बैंड का डिस्प्यूट है, या समाज में ससुराल वालों का है, या और कोई झगड़े हैं, और हम थाने जा के परेशान हो चुके हैं, हमारी एड़ियाँ घिस चुकी हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। FIR रजिस्टर्ड नहीं होती है। अगर FIR रजिस्टर्ड हो जाए तो उसके बाद आगे कार्रवाई नहीं बढ़ती है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि अभी एक मुहिम हमारी सरकार, माननीय सरकार ने चलाई हुई है, नारी शक्ति डेस्क का भी सभी जगह उद्घाटन किया हुआ है, मगर वो नारी शक्ति केवल फाइलों तक सीमित है। जब थानों में सुनवाई ही नहीं होती है, महिला उत्पीड़न पर आगे काम ही नहीं होता, तो ऐसी मुहिमों से क्या फ़ायदा? तो मैम, इसके लिए आप प्रशासन को जिम्मेदार ठहराएंगी? सरकार को आपको लगता है कि सरकार सही प्रकार से काम नहीं कर रही है, क्योंकि बीजेपी की सरकार है? और सरकार के बारे में पहले आपका क्या सोचना है, क्योंकि महिलाओं को लेकर ये आपको कौन सी सरकार सबसे बेटर लगती है, किस राज्य की बेटर लगती है, ये भी आप हमें बताइए। देखिए, मैं प्रशासन को कोई दोष नहीं देना चाहूँगी। प्रशासन तो मुहिम चलाता है, नीतियाँ चलाता है, महिलाओं की सुरक्षा हेतु भी काम करता है, मगर जो निम्न स्तर पर जो काम करने के जो प्लेटफॉर्म होते हैं, जैसे हमारे स्थानीय थाने जो होते हैं, क्षेत्रीय थाने जो होते हैं, वहाँ पर काम नहीं होता है। वहाँ पर क्यों काम नहीं होता मैम? क्योंकि शुरुआत तो वहाँ से होती है ना, बड़े लेवल से। जी बिल्कुल। देखिए, जब हम थानों पर जाते हैं अपना पक्ष लेकर, तो वहाँ पर 2 चीजें होती हैं। एक तो आरोपी होता है जिसके ऊपर हम आरोप लगा रहे हैं, एक पीड़ित होता है। या तो पीड़ित पैसे भर दे, देखिए मैं आपके चैनल के माध्यम से खुला बोल रही हूँ, या तो पीड़ित पैसे भर दे या आरोपी पैसे भर दे। जिसके पैसे चले जाते हैं, काम उसके ही समर्थन में होते हैं। एक लड़की है बेचारी, 1 महीने से परेशान है, आरोपी को अभी तक थाने में भी हाजिर नहीं किया है। उसके पति को 2 साल शादी के बाद उसने छोड़ दिया बिना किसी वजह। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। जब हम IDG के पास, ADG के पास, IG साहब के पास, SSP साहब के पास जाते हैं तो वो लिख कर दे देते हैं कि नहीं भाई, इस पर कार्यवाही करें, तुरंत कार्यवाही करें। मगर वो कार्यवाही के बाद अब वो हर केस के बारे में तो नहीं जानकारी दोबारा से नहीं लेंगे, दोबारा से तो नहीं जानकारी लेंगे, वो कह देते हैं, मगर फिर भी काम नहीं होते। आजकल जो हमारे नए SSP साहब आए हैं, उन्होंने एक बहुत ही अच्छी टेक्निक निकाली है पीली पर्ची की। पीली पर्ची की संबंधित अधिकारी का नंबर भी उस पीली पर्ची पर होता है। मगर होता क्या है कि पीली पर्ची इस समय सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बन चुकी है, काम नहीं होता है। मेरे भी बहुत सारे ऐसे महिलाओं को, पीड़ित महिलाओं को लेकर गई, सबको वो पीली पर्ची मिली, जिस पर मैंने भी कॉल करे, मगर काम आगे सरके तक भी नहीं है, केस आगे सरके तक भी नहीं है। तो इस चीज में जो है सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए कि महिलाओं की जो भी FIR
फाइल होती है, एक लिमिटेड टाइम रखें कि इतने समय के अंतराल में ये केस सॉल्व होने चाहिए, तब कहीं जाकर कानून मजबूत होगा, तभी महिलाओं को सुरक्षा मिल पाएगी। और मैम एक सवाल, यदि आम आदमी पार्टी से आप बिलोंग करती हैं, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ हैं आप, तो मैम आपको क्या लगता है, क्योंकि चुनावों में यूपी में आम आदमी पार्टी उतरने जा रही है, इस बार किसकी सरकार बनेगी? और आम आदमी पार्टी जिस तरह से दिल्ली में लगातार बन रही है, केजरीवाल जी की बहुत तारीफ होती है, बिजली पर वो हमेशा कहते हैं कि बिजली फ्री देंगे, और यूपी में भी यही बात कही गई है, तो आपको क्या लगता है? पूजा जी, एक घटना पूरे विश्व में घटी जिसका नाम है कोरोना। कोरोना जिस समय आया 2020 में, हमारे कोरोना और अन्य देशों में तो पहले ही आ चुका था, जो हमारे देश में अलर्ट हुआ, सूचनाएं तो पहले से मिल रही थी WHO से, मगर जो अलर्ट हुए हमारे प्रधानमंत्री जी जो सत्ता में आए, वो आए मार्च से। बिल्कुल, मार्च में एकदम उन्होंने बोल दिया कि आज 12 बजे से लॉकडाउन है, जो जहां है वो वहीं रहे, जिसका एक बहुत बड़ा हमें नुकसान उठाना पड़ा। हजारों मजदूर मरे, हजारों का व्यवसाय ठप हुआ, हजारों का व्यापार, हजारों की नौकरियां चली गई, भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई, जो एक अच्छे राजनेता की निशानियां नहीं है। देखिए, लोग हमें कोरोना की सूचनाएं जो है 2019 से मिलना शुरू हो गई थी। अमेरिका में सितंबर अक्टूबर तक बहुत भयंकर स्थिति बन चुकी थी और WHO ने सभी देशों को सतर्क कर दिया था, ठीक है। मगर उसके बावजूद भी मार्च तक यहाँ पर इंटरनेशनल उड़ानें भरती रही, बाहर से आना जाना होता रहा और कोरोना पूरी तरीके से हमारे देश में भर गया। अच्छा, उस समय क्या हुआ कि मार्च ही ऐसा सेशन होता है जब सारे स्कूल का न्यू सेशन होता है। मार्च में कुछ में एग्जाम हो जाते हैं कुछ स्कूलों में, और कुछ में एग्जाम चल रहे होते हैं। हमारे देश में भी वही स्थिति थी, कुछ स्कूलों के एग्जाम हो गए थे, कुछ के 2-4 एग्जाम रह रहे थे, और एकदम लॉकडाउन हो गया, स्कूल बंद, शिक्षा व्यवस्था सारी की सारी ठप हो गई। उस समय मैं पहली महिला थी जिसने आवाज उठाई नो स्कूल नो फीस मुहिम की, जो मेरठ से क्रांति धारा से मैंने आवाज उठाई, बुलंद करी, इस मुहिम की संचालिका रही और समस्त राज्यों में चली। आपके राजस्थान, आपके गुजरात, आपके पंजाब, आपके हरियाणा, सभी क्षेत्रों में चली। हमारी मुहिम यही थी कि जब 3-4 महीने लॉकडाउन के मध्य स्कूल बंद हैं, स्कूलों की हम कोई सुविधाएं नहीं ले रहे हैं, 80% बच्चों के पास चलिए मोबाइल या सुविधा होंगी जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों में। नहीं कह सकते मैम, मैं फिर भी स्कूलों के पक्ष में ये बात बोल दे रही हूँ। मैं फिर भी कह रही हूँ कि 20% तो फिर भी ऐसे बच्चे होंगे ना कि जिनके माँ बाप अपना पेट काट के, जो मजदूर हैं, ठेली रेड़ी सब्जी वाले, छोटे मोटे व्यवसायी हैं, मगर वो ये चाहते हैं कि हम अपनी जरूरतों में कमी करके अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाकर एक अच्छा नागरिक बनाए, एक अच्छी जिंदगी दें। तो उनके पास तो सुविधाएं ही नहीं थी पढ़ाई की। ऐसे में हमने विरोध करा कि भैया ऑनलाइन क्लासेस बंद करो अभी, और अभी 3 महीने अगर पढ़ाई नहीं होगी तो बच्चे का भविष्य खराब नहीं होएगा। जिंदगी है तो पढ़ाई है, जिंदगी रहेगी तो पढ़ाई होगी, काम ही नहीं है तो फीस कहाँ से देंगे? तो उसमें हमने मुहिम चलाई नो स्कूल नो फीस की, जिसका मकसद था कि नो स्कूल नो फीस 3 या 4 महीने जो पूर्ण तरह स्कूल बंद रहा लॉकडाउन अवधि में, पूरे देश में लॉकडाउन रहा, कोई परिंदा इधर से उधर नहीं जा रहा था, ऐसे में स्कूलों की फीस सरकार माफ करे 3 या 4 महीने जितने भी महीने लॉकडाउन रहा। हमने खूब धरने प्रदर्शन करे, हमने खूब ज्ञापन करे, हम डीएम साहब से मिले, हमने बीजेपी के सारे मंत्री विधायकों से मिले, सांसद से मिले, मगर अभिभावकों के किसी ने सुध नहीं ली। अभिभावकों के पक्ष में इतना सा भी निर्णय शिक्षा विभाग से, राज्य सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से कुछ नहीं मिला। बोला कि ठीक है 1-1 महीने की फीस दे दो, मगर फीस जरूर दो। बच्चे ने एक दिन भी स्कूल नहीं गया, स्कूल का मुंह नहीं देखा पूरे लॉकडाउन में, मगर फीस पूरी भरनी है। हालात ये रहे पूजा जी, क्योंकि मैं ऑल स्कूल पेरेंट्स एसोसिएशन की जिला अध्यक्ष भी हूँ, हालात ये रहे कि अभिभावकों ने, माँओं ने अपने जेवर बेच बेच के स्कूलों की फीस जमा करी, जिसकी साक्षी मैं हूँ। ब्याज पर पैसा लेकर, अपने ठेले बेचकर बच्चों की फीस जमा करी, या लैपटॉप लेकर दिया, एंड्रॉइड फ़ोन लेकर दिया कि बच्चा अपनी पढ़ाई चालू रख सके। तो ऐसी स्थिति में ये सरकार पूरी, कोरोना काल में ये सरकार पूरी फेल रही। मेरा जो लगाव हटा बीजेपी से वो इसी समय अंतराल में हटा जब मैंने देखा कि आम जनता भूखी मर रही है। कोरोना टाइम में इंसान अपने बच्चों की 2 वक्त की रोटी जुटाएगा या फीस का इंतजाम करेगा? पहले प्राथमिकता खाना है, पहले प्राथमिकता बच्चों का पेट भरना है, तो इंसान वो करेगा, फीस कहाँ से भरे? हजारों करोड़ों रुपए जो हैं प्रधानमंत्री कोष में आए, अगर प्रधानमंत्री जी चाहते तो उसमें से भी गरीब बच्चों का भला हो सकता था, अगर चाहते तो, मगर नहीं हुआ।
लाशों का व्यापार हुआ, ऑक्सीजन बंद हुई, जितने भी कोरोना से पेशेंट मरे, एक भी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहती हूँ, चाहे आप भी सर्वे कर लीजिए, एक भी पेशेंट घर में नहीं मरा। कोरोना में जिनको हुआ, जो घर में रहे, वो घर में रहकर दवाइयां लेकर और घरेलू उपचार करके ठीक हो गए। उसके बाद भी ये कहा गया कि ऑक्सीजन से किसी की मौत नहीं हुई। उसके बाद इतना बड़ा बयान आता है कि ऑक्सीजन से किसी की मौत नहीं हुई है। आप उन लोगों के परिजनों से मिलिए ना जिनके रात में ऑक्सीजन बंद हो जाते थे। आपने देखा होगा कि हजारों मरीजों जो मर चुके हैं, मृत, उनके परिजनों ने धरना प्रदर्शन करा, केएमसी के खिलाफ आंदोलन करा, क्योंकि एक केएमसी भी हॉस्पिटल ऐसा था कि जिसमें ये आरोप लगे कि रात को ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर दी जाती थी, जरूरत अनुसार सप्लाई नहीं दी जाती थी, इसी अंतराल में मौत होती थी। जबकि दिन में ऑक्सीजन, एक इंसान की जब ऑक्सीजन लेवल जो होता है दिन में ज़्यादा होता है, दिन में हमें अत्यधिक ऑक्सीजन की जरूरत होती है, रात में जब हम होते हैं तो इतनी ज़्यादा नहीं, मगर रात में जब जरूरत नहीं थी तब मर रहे थे क्योंकि ऑक्सीजन बंद करे जा रहे थे। तो देखिए, लाशों का व्यापार हुआ है, लाशों के ऊपर चढ़कर व्यापार करा है, करोड़ों अरबों रुपयों का व्यापार हुआ है कोरोना काल में। अब कोरोना कहाँ है? हजारों की संख्या में दशहरा मेला लगा है, तब कोरोना कहाँ है? हजारों की संख्याओं में आपने अयोध्या में कुंभ मेला आयोजित कर दिया, तब कोरोना कहाँ था? हजारों की संख्या में आपने बांग्लादेश में राजनीतिक रैलियां, चुनावी रैलियां निकाली। खुद माननीय प्रधानमंत्री का जो नारा था 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, उन्होंने खुद ने पालन नहीं करा, ना मास्क था ना 2 गज की दूरी थी, और खूब तगड़े से बहुत ही अच्छी तरीके से रैलियां निकाली, तब कोरोना कहाँ था? मतलब कुल मिला के आप ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी कोरोना में ठप हो चुकी थी, लेकिन अभी आम आदमी पार्टी आ रही है। मैम, आपको लगता है कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा, ये सब चीजें जनता तय करेगी, लेकिन फिर भी आपकी खुद की राय क्या है? देखिए, मैंने आपको ये स्कूलों का जो कोरोना काल में मुद्दा बताया, मैंने इसीलिए बताया है क्योंकि मैं प्रभावित हुई केजरीवाल जी की स्कूलों की वहां पर जो योजनाएं देखकर, क्योंकि इस कोरोना काल में मैंने देख लिया कि गरीब अभिभावक कितनी मुश्किलों से अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में अच्छी शिक्षा दिला रहा है। यही अच्छी शिक्षा अगर सरकारी स्कूलों में मिलने लगे तो जो एक मूलभूत हमारी जरूरत है शिक्षा का अधिकार हमारे संविधान में भी है। शिक्षा का अधिकार तो अनिवार्य होना चाहिए और निःशुल्क होना चाहिए, जो केजरीवाल ने करके दिखाया है। मैं केजरीवाल की इस नीति से सिर्फ, मेरे को और मतलब नहीं है कि वहां पर फ्री बस की सेवा मिल रही है और महिलाओं के लिए काम करती है, क्योंकि मैंने देखी, तड़प देखी मैंने अभिभावकों की, शिक्षा की, बच्चों की। मैंने बच्चों को रोते बिलखते देखा है। जब बच्चों के माँ बापों के पास फोन आते थे, टीचर फोन करती थी, प्रताड़ित करती थी फीस के लिए, तो मैंने उन बच्चों का हाल देखा, उन बच्चों की मेंटली सिचुएशन। मेरा खुद बच्चा 8 साल का था पिछले साल, जब मेरे बच्चे के स्कूल से भी यही मैसेज आते थे और मेरी जब लंबी लंबी बहस होती थी, मेरा खुद अपना बच्चा दिखता था और बोलता था, मम्मा आपके पास पैसे नहीं है जमा करने के लिए मेरी स्कूल फीस के। मैं बोलती थी, बेटा बात पैसों की नहीं है, बात सही और गलत की है, बात अधिकारों की है। सही बात। तो ये चीजें देखकर उन्होंने जो स्कूलों का मॉडल, वहां पर सरकारी स्कूलों का मॉडल बनाया है। आप मेरठ के किसी प्राइवेट स्कूल का और दिल्ली के किसी सरकारी स्कूलों का कंपटीशन करवा लीजिए, वहाँ के बच्चों की एजुकेशन देखिए, वहाँ के बच्चों का क्या बोलते हैं, वहाँ के स्कूलों का एटमॉस्फेयर देखिए। एसी लगी हुई है सरकारी स्कूलों में, बताइए। बहुत इंटेलिजेंट है वहाँ के बच्चे मैम, ये हमने वहाँ के बच्चे। और वहाँ के अरबपति भी, करोड़पति बिजनेसमैन भी प्राइवेट स्कूलों को छोड़कर सरकारी स्कूलों में रजिस्ट्रेशन की लाइन में लगे हुए हैं। क्यों लगे हुए हैं? बड़ा रीजन गवर्नमेंट की पॉलिसी। तो हम भी वही चाहते हैं। मैं आम आदमी पार्टी में आई हूँ, मेरा मकसद सिर्फ यही है, शिक्षा व्यवस्था को सुधारना, युवाओं की बेहतरीन शिक्षा करने के बाद बेहतरीन रोजगार व्यवस्था करना। इसीलिए मैंने जो है आम आदमी पार्टी को चुना, क्योंकि दिल्ली में जो व्यवस्थाएं हैं, आप दिल्ली में जाके नागरिकों से पूछ लीजिए, आप वहां पर देख लीजिए। आप इस समय पब्लिक बोल रही है कि मुफ्तखोरी की आदत पड़ गई, मुफ्तखोरी की। क्यों? जब संसद में करोड़ों रुपए कमाने वाले, अरबों रुपए कमाने वाले मंत्रियों को, राज्यसभा मंत्री, लोकसभा मंत्रियों को 1 रुपया पर प्लेट के हिसाब से खाना मिलता है। क्यों मिलता है? वहां पर उनको हराम की खाने की आदत नहीं पड़ी हुई है। हम नागरिकों को, जिनके टैक्स के बल पर मंत्री आगे चल रहे हैं, अगर हमको 200 यूनिट बिजली फ्री मिल गई है तो इनके पेट में दर्द हो रहा है।
हमारा ही पैसे से मिल रही है ना। केजरीवाल जी भी हम पर कोई एहसान नहीं करेंगे। देखिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, मैं उनको भी कह रही हूँ कि वो हमारे पे एहसान नहीं कर रहे हैं। वो जो कर रहे हैं वो अपनी बुद्धि क्षमता के आधार पर कर रहे हैं, वो कर सकते हैं। जितना बजट मिलता है राज्य सरकार को एक राज्य चलाने के लिए, उस बजट में वो कर सकते हैं, क्योंकि वो खा नहीं रहे हैं, वो जनता पर लगा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि यूपी में भी आम आदमी पार्टी की सरकार आए और आम आदमियों के लिए काम हो। जातिवाद, जाति की राजनीति, धर्म की राजनीति बंद होकर मूल्यों की राजनीति हो, मुद्दों की राजनीति हो, शिक्षा की राजनीति हो, रोजगार की राजनीति हो, खाने की राजनीति हो, राशन की राजनीति हो, इतना चाहते हैं। बिल्कुल मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने इतना कीमती समय दिया। ये जूही त्यागी जी थी, जिनसे हम एक लास्ट मैसेज लेना चाहते हैं महिलाओं को लेकर। आप क्या प्रेरणा देना चाहती हैं? महिलाओं को मैं यही कहना चाहती हूँ कि देखिए महिलाएं किसी के भरोसे ना बैठें। जब महिलाओं का उत्पीड़न होता है तो वो एक सहारा ढूंढती है, चाहे वो जूही त्यागी का ही सहारा ढूंढे। सहारा मत ढूंढो, आप पहला कदम आगे बढ़ाओ। आप दृढ़ता के साथ में अपने अधिकारों का संज्ञान देकर थाने में पहुंचिए, या जहां पर भी आप जाती हैं, किसी भी अधिकारी के पास में जाती हैं, आपको पहला कदम अपने आप बढ़ाना है। दूसरा कदम बढ़ाने के लिए और भीड़ लगाने के लिए हम जैसे समाज सेवी हर जगह पहुंच जाते हैं। मगर महिलाओं से मेरा निवेदन है, डरिए नहीं। अपने अधिकारों के लिए, चाहे घरेलू हिंसा ही हो, चाहे उत्पीड़न घरेलू ही हो या बाहर का हो, ऑफिस का मैटर हो, अपने अधिकारों के लिए लड़िए, आवाज़ उठाइए। माहौल बहुत बदल गया है, सोच लोगों की बहुत बदल गई है। आप एक आवाज़ उठाएंगे, 10 आवाज़ आपके साथ में आ जाएंगी। बिल्कुल मैम, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके मैम। धन्यवाद। आप हमारे साथ बने रहिए और सर्वित भारत समाचार को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और बहुत धन्यवाद एक बार फिर से जूही त्यागी जी का। थैंक यू एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का।